अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं ज़ीनत सरफराज और दुआ कहूं कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा और उम्मीद है कि आपके मिजाज भी बेहतरीन होंगे, खुशगवार होंगे। जिस तरह से हमारे शहर का मौसम बहुत प्यारा है, उसी तरह से आपके मिजाज भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारे होंगे। और हमारी तो हमेशा से कोशिश होती है कि जब भी हमारा प्रोग्राम आपकी टेलीविजन स्क्रीन तक पहुंचे तो आपके चेहरों पर एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहटें जो है वो बिखेरती चली जाए और आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत गुजरे। यहाँ पे हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि जब भी प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए तो कोई ऐसी बात से करें जिससे आपका भी दिन बन जाए, आपकी लाइफ में अगर कुछ बिगाड़ चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा सुधार आ जाए। तो बड़ी अच्छी एक कोट जो है वो मैं सुबह सुबह ही पढ़ रही थी, हज़रत अली का कॉल है कि बेफिक्र हो जाओ, मुखलिस दिलों के साथ रब की ज़ात कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करती। हम बहुत सारे गिले शिकवे करते हैं लोगों से कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, हम तो दूसरों के साथ बहुत भलाई करते हैं, बहुत अच्छाई करते हैं, तो लेकिन हमारे साथ ऐसे गलत क्यों हुआ। तो क्यों का जवाब तो कोई नहीं आपको दे सकता, लेकिन यकीन रखिए कि रब की ज़ात कभी भी, अगर आप मुखलिस हैं, आपका दिल साफ है, आपकी नीयत पाक है, तो कभी भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दे सकती। तो बस अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखा करें। इंसान से उम्मीदें वाबस्ता करने से बेहतर ये है कि आप अल्लाह की ज़ात से उम्मीद को वाबस्ता करें। शुक्र का मादा अपनी ज़ात में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि शुक्र आपकी बहुत सारी मुश्किलों को आसान कर देता है। रब की दी गई नेमतों पर जब शुक्र अदा किया जाता है तो उसमें इजाफा होता है। कोशिश करें कि अगर अल्लाह ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है तो उसे दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो रब की ज़ात आपके लिए ढेरों ढेर आसानियां पैदा करती है। और अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन बहुत ज़्यादा पुरसकून हो, बहुत ज़्यादा उसमें खुशियाँ और कामयाबियाँ हों। किसी के लिए बेहतरीन अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए दुआ कीजिए। कभी भी गिले शिकवे या दूसरे के लिए अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत भी कर दिया है तो उसके साथ रिवर्स में वो नहीं करें। अगर आप भी वही करेंगे तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। अगर आप खुद को, ज़ात को थोड़ा मुनफरद बनाना चाहते हैं तो दूसरों के लिए हमेशा भलाई का ही सोचें। बस अच्छे नोट के साथ अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मौसम बदल रहा है तो अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें। सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा रहेगा ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। शहर फैसलाबाद का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जिसका मतलब ये है कि मौसम तो बड़ा खुशगवार है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा भी है, थोड़ी सी धूप भी है और थोड़े से बादलों की ओर में जो है वो आंख मचोली खेलेगा सूरज। तो दिन का आगाज़ तो बेहतरीन अंदाज में हुआ। मैं रास्ते में भी आते हुए देख रही थी कि बड़ी एक प्यारी सी धूप जो है ना उसकी चमक दिखाई दे रही थी और थोड़ा सा स्मोगी सा वेदर था, उसको स्मोक कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे फोक का तो अब आती नहीं है, धुंध तो हमें दिखाई देती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेदर इस तरह से था कि थोड़ा स्मोगी सा फील आ रही थी। तो कोशिश करें कि अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि स्पेशली सुबह के टाइम पे दफातर के लिए बहुत ज़्यादा रश होता है, रोड्स पे स्कूल जाने वालों का बहुत ज़्यादा रश होता है, तो अपने बच्चों को जब भी बाहर भेजें तो उनके लिए लाजिम करें कि वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि वो अगर धूप से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं तो स्मोक से, पोल्यूशन से वो बच सकें और पूरा दिन जो है वो भी आपका अच्छा गुजरे। आपकी सेहत जब अच्छी होती है तो ही आपकी जो दिन भर की एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत ही आसान अंदाज से आगे बढ़ जाती हैं। और बस यही कोशिश करें कि जब भी बाहर निकलें तो ख़ुद को अच्छे से कवर करके निकलें, ताकि मौसम का आप भरपूर अंदाज में लुत्फ़ ले सकें। और आज एक बहुत ही ख़ास शख्सियत की सालगिरह भी है। फैसलाबाद की बहुत ही समाजी और सियासी शख्सियत है, बहुत अहम शख्सियत है। भगत सिंह का नाम किसने नहीं सुना। भगत सिंह हमारे हीरो हैं, आज़ादी के बहुत बड़े। जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो भगत सिंह का अगर नाम नहीं आए तो मुझे लगता है कि हमारी कहानी अधूरी रह जाती है। तो भगत सिंह हवेली के ऑनर हैं साकिब विर्क साहब, उनकी आज बर्थडे है। मैं अपनी जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से उनको बर्थडे विश करना चाहती हूँ। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ आएँ, बहुत सारी खुशियाँ आएँ और ढेरों ढेर कामयाबियाँ हों। हमारे पास इनके बर्थडे के हवाले से एक वीडियो भी है, चलिए वो देखते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वंस अगेन। साकिब साहब, आपकी ज़िंदगी का हर दिन बहुत खुशगवार हो और आप आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जो है वो पुरजोश तरीके से काम करते रहें, जिस तरह से आप अभी तक अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी खिदमात को सरअंजाम देते हैं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जब हम आज़ादी की बात करते हैं, अपने माशरे की बात करते हैं, तो हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर हमें एतराज़ होता है, बहुत सारे बिगाड़, बहुत सारे फ्लॉज नज़र आते हैं, जिसको हम बेहतर करने के लिए हमेशा
हमेशा आवाज़ उठाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारे चैनल के, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इस तरह की चीज़ें जो है उन्हें हाईलाइट किया जा सके, जिससे स्पेशली फैसलाबाद की बेहतरी हो, फैसलाबाद की जो है वो भलाई हो, उसकी तरक्की हो। और जब फैसलाबाद की बात की जाती है तो इसकी पहचान घंटाघर और इसके इर्द गिर्द फैले हुए 8 बाज़ारों की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। 8 बाज़ारों की अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा उसकी रौनकें हमें दिखाई देती हैं, हर तरह की वहाँ पे हमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ में असर आती है, लेकिन उस बाज़ार के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला वहाँ की पार्किंग का है। पार्किंग का जो मसला बहुत अरसे से चलता आ रहा है और हमेशा से बात होती है कि उसको किस तरह से हल किया जा सकता है, अभी तक हल ना होने के पीछे की क्या वजूहात है, पार्किंग के अलावा कौन कौन से मसाइल हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर हैं अरसलाम दुरानी। अस्सलाम वालेकुम अरसलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मिजाज कैसे हैं आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह करे किसी तरह से आप जो है वो हंसी खुशी सेहत तंदुरुस्ती के साथ काम करते रहें। अरसलान, अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो घंटाघर फैसलाबाद की पहचान है और इसके इर्द गिर्द फैले हुए 8 बाज़ार जहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरियात को पूरा करते हैं, उनके कारोबार का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, वहाँ बहुत सारा ऐसे दरीना मसाइल हैं जो हमें दिखाई देते हैं काफ़ी अरसे से और अभी तक उनका कोई हल मुमकिन नहीं हो सका। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है जो अभी तक हल नहीं हो सका। बिल्कुल जी, 8 बाजार और घंटाघर ये फैसलाबाद की पहचान है और कारोबारी हब है फैसलाबाद का। ना सिर्फ फैसलाबाद का बल्कि फैसलाबाद डिवीजन का, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा सामान जो है वो दूसरे अजला में जाता है। एशिया की सबसे बड़ी सूत्र मंडी यहाँ पर है जी। तो कारोबारी हब इसको जो कहना है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन मसाइल की बात की जाए, जैसे आपने भी मेंशन किया कि सबसे पहले हम पार्किंग को डिस्कस कर लेते हैं, तो पार्किंग का मसला दरीना मसला है जिसका हल जब ये बनाया गया था 1906 में तो तब जो इसके रूट्स रखे गए थे वो बड़े तरतीब से रखे गए थे कि पार्किंग का कोई इशू ना हो। एंट्रेंस उसकी सही जगह से बनाई गई, निकलने का रास्ता बनाया गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो पार्किंग का इशू जो वो संगीन होता गया, क्योंकि अब जो आज से कुछ 40-50 साल पहले दुकानों की तादाद थी, वहां पर बाजारों की तादाद थी, वो अभी वैसी नहीं है। अब तो बहुत ज्यादा रश हो गया, उधर बहुत ज्यादा रश हो गया। और फिर जब सीजन्स होते हैं घंटाघर में, जैसे कि अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो फिर जो इंक्रोचमेंट है जिसको हम तजावजात कहते हैं उनमें इजाफा हो जाता है। तो सीजनल जो इंक्रोचमेंट होती है उसकी वजह से भी पार्किंग मसाइल में इजाफा होता है। तो पार्किंग बनाई गई थी, मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन वो इल्तवा का शिकार है। उसके पीछे क्या मुहर्रकात है वो तो एक अलग डिबेट है। लेकिन जो फैसलाबादी हैं उनको घंटाघर जाते हुए ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा वक्त जो है वो लगने जा रहा है। वो किसी एक चीज की खरीदारी के लिए भी जा रहे हैं तो फिर उनका वक्त लगेगा, क्योंकि पार्किंग एक तो फिर इदारों का काम है यहाँ पर पार्किंग के हवाले से मुनासिब बंदोबस्त करना, वो भी उस तरह नहीं हो रहा। ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिर्फ बाइक उठाती है, हमें दिखाई देती है, बाइक लोगों ने खड़े कर दिए होते हैं। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि जो वहाँ पर दुकानों के ऑनर्स हैं उनकी अपनी भी बाइक्स और कार्स जो है वो ले आते हैं बाजार। अब इतना रास्ता बाजारों में तो है नहीं कि वहाँ पर कार्स को लेकर आया जाए, तो कार लेकर आ जाते हैं, अपनी गाड़ियों के अपनी दुकानों के सामने गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। तो अगर एक भी गाड़ी खड़ी हो जाए तो वो पूरे का पूरा निज़ाम जो है ट्रैफिक का वो दरम बरम हो जाता है। फिर बाइकर्स जो है उनको तो अल्लाह हदायत दे, वो बिल्कुल आपको पैदल गुजरते हुए भी आपको सोच समझ के गुजरना पड़ेगा। इस हद तक बाइकर्स जो है उन्होंने बाइक खड़े एक के पीछे एक के पीछे एक, कोई पूछने वाला नहीं है उनसे कि ये क्यों यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि तुक्की नहीं बनता ना। अब बाजारों में सबसे ज्यादा जो रशी आपको बाजार मिलेगा वो कचहरी बाजार मिलेगा। और जैसे ही आप प्रेस क्लब से जो कचहरी रोड है वो क्रॉस करेंगे, कचहरी चौक, और कचहरी बाजार में एंटर होंगे और आपको महसूस होगा कि अब आप किसी अजाब में फंस गए हैं, क्योंकि आपकी राइट साइड, आपकी लेफ्ट साइड, दोनों साइड्स पर आपको बाइक ही बाइक नजर आएंगे। बाइक खड़े होंगे और बाकायदा उनकी पर्चियां दी जाती हैं। हालांकि वो पार्किंग नहीं है, पार्किंग के लिए अलहदा स्पॉट की जरूरत है, अलहदा बनाना भी चाहिए। तो आपको पर्चियां, आपको बाइक खड़ी करें, आप दें पर्ची, और क्योंकि वो मोबाइल मार्केट है वो ज्यादा रश उधर होता है, तो वहां से गुजरते हुए तो आपको बहुत मुश्किलात होती है। आम शहरियों को बड़ा
मसला होता है, और वहाँ एक पर तो काम करने वालों का भी बहुत, मसला होता है। हाँ, काम करने वालों को तो जो मसला है दरपेश है, वहाँ पे पार्किंग का इतना इशू है। उसके अलावा हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर जिस तरह से तेज रफ्तारी के साथ बाइक्स चलाते हुए हम देखते हैं नौजवान लड़के बहुत ही मतलब बेहतियाती के साथ, एक तो पहले ही वहाँ पे पार्किंग का मसला चल रहा है, जगह पहले ही कम है, और फिर हम बाजार में भी देखते हैं कि गुजरते हुए अगर आप बाइक्स का इस तरह से इस्तेमाल करोगे, चलने वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी फेस करनी आती है कि शॉप्स के आगे जो बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट है उसकी बात करें, तजावुजात की बात करें, तो ये मसला भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसने बाजार को बहुत तंग कर दिया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। जो बाइकर्स हैं खुसूसी तौर पर, वो बिल्कुल भी इसको नहीं समझते कि ट्रैफिक कवानीन क्या है। रॉन्ग वे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है बाइकर्स की जानिब से। गाड़ी आती है तो गाड़ी की वजह से तो पूरी की पूरी लाइनें लग जाती है, ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम हो जाता है। लेकिन जब बाइकर्स की बात हम करते हैं तो बाइकर्स की वजह से ज्यादा मसले होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स का जो खदशा है वो बढ़ जाता है। अब कचहरी बाजार से आप एंटर जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप उसी रास्ते वापस नहीं आ सकते। उसके लिए आपको चिन्योट बाजार से निकलना होगा, अमीनपुर बाजार से निकलना होगा, आपको कोतवाली रोड पर चढ़े और वहां से फिर हो के अगर दोबारा भी आपने आना तो उधर से घूम के आए, या इधर से आप निकल जाएं, कारखाना बाजार से आप निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या कहते हैं, जिस बाजार से एंटर होते हैं उसी बाजार में से उन्होंने वापस आना होता है। तो उससे क्या होता है कि जो इधर से ट्रैफिक जा रही होती है, फिर मसला होता है, फिर हादसात भी होते हैं और ट्रैफिक के संगीन मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। हादसात की आपने बात की, तो हादसात से एक चीज, जैसे आपने अभी पर्ची की भी बात करी थी कि पार्किंग के लिए पर्ची लेते हैं, तो पर्ची के ऊपर लिखा होता है कि अगर किसी भी सूरत में आपकी बाइक जो है वो चोरी हो जाती है तो इंतजामिया उस चीज की रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी बाइक इन केस चोरी हो गई है और आप उसको दिखाते हो तो वो ऊपर से आपको मेंशन कर देते हैं कि भाई हमने तो पर्ची पे ये चीज मेंशन की है। अगर उन्होंने किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है तो फिर वो पैसे किस चीज के ले रहे हैं? फिर क्यों शहरी वहां पे जाके एक तो रिस्क में डाल के पैसे भी दें, अपनी बाइक भी खड़ी करें, और फिर जो उनके पास स्लिप है उस पर लिखा हुआ है कि भाई हम किसी भी सूरत में जो है वो जिम्मेदार नहीं है, तो पैसे किस चीज के? ये जिम्मेदारी के पैसे नहीं लिए जाते कि हम आपकी बाइक जो हमारी तहवील में आ गई है और हम इसकी हिफाजत करेंगे, अगर ये गुम होती है या इसको चुराया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। ये इसलिए लिए जाते हैं कि आपने वो जगह ली है इनसे बाइक खड़ी करने की। तो असल में इस चीज को समझे कि वो जो लिखा होता है ना कि हम हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो इसलिए लिखते हैं हमारा काम है आपको जगह देना बाइक खड़ी करने के लिए। क्योंकि जगह देखिए, अब वो जगह जो है वो गवर्नमेंट की जगह है, वो कभी भी दुकानदारों की नहीं है, किसी ठेका कंपनी की नहीं है। अब वो यहाँ जगह पर का क्या सिर्फ जगह लेने से और पैसे दे देने से क्या इतनी ही जिम्मेदारी है इंतजामिया की? इस हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहर फैसलाबाद के 8 बाजारों के हवाले से बात करें तो जहां ये बाजार अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं और बढ़ते हुए रुझान के साथ एक बड़ा हमारा हिस्टोरिकल असासा भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही अरसे से जब यहाँ पे ब्रिटिश दौर था तब से ये बाजार हैं और बाजारों की खूबसूरती जो है उसको हमेशा से उसमें बेहतरी लाई जानी चाहिए, उसे बढ़ाते रहना चाहिए ताकि उस शहर का जो है ना तारीखी असासा वो कहीं मर नहीं जाए। लेकिन हम देखते हैं कि 8 बाजारों के जो मसाइल हैं दरीना अरसे से चलते आ रहे हैं, उन मसाइल का कोई हल ही दिखाई नहीं देता। सबसे पहले अगर बाजार में एंटर हो तो पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है, और वही पार्किंग करते हुए जब पर्ची दी जाती है तो उस पर वाज़िया तौर पर यह लिख दिया जाता है कि अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है या उसका कोई भी डैमेज हो जाता है, किसी भी तरह से नुकसान है, तो इंतजामिया उसकी जिम्मेदार नहीं है। अगर इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है तो क्या सिर्फ जगह के पैसे लेने हैं, और क्या ये सही है या नहीं, ये हम बात कर रहे थे अरसलान से कि अरसलान क्या ये सही है कि सिर्फ आप जगह के पैसे लो और फिर बरी जुमा हो जाओ कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी बाइक चाहे चोरी हो जाए, टूट फूट का शिकार हो जाए, कुछ भी हो जाए उसको फिर वो आप जाने और आपकी बाइक जाने? देखिए, जो पर्ची है ना, ये पर्ची माफिया बना बैठा है और इनको पूछने वाला कोई नहीं। अब मैं जाता हूं तो मुझे जाहिर सी बात है बाइक तो कहीं ना कहीं खड़ी करनी ही है, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है, मैंने वहां से अपना काम करके फिर ही वापस आना है। तो वो उस मजबूरी का फायदा ये पर्ची माफिया उठाता है। तो अगर इसको इस नज़र से देखा जाए कि पार्किंग एक जगह मुख्तस कर दी जाए, वो दी जाए और वहाँ पर चेक एंड बैलेंस हो, आपको टैग लगे, टैग लगने के बाद आपकी गाड़ी बाइक अंदर जाए, बाहर आए, फिर मसाइल हल हो सकते हैं। इस तरह से ये मसाइल मुश्किल है हल, और इसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। आपने कितने विजिट देखे हैं जनाब डिप्टी कमिश्नर के या कमिश्नर साहिबा के, या फिर उनके नीचे वाले जो हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के देख लें, जिनका ये सारा कुछ किया धरता है, वो आके देखें, चेक करें कि क्या वाकई शहरियों को कोई सहूलत यहाँ से मिल रही है।
कोई सहूलत नहीं मिल रही, उल्टा आप अपने सामान और अपनी जान दोनों रिस्क पर लेकर जाते हैं वहां पर। क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक की सूरत हाल होती है, रॉन्ग वे पे लोग आ रहे होते हैं, हादसा पेश आता है, तो आपकी जान को खतरा है वहां पर। और आपकी बाइक को आपने पैसे दे के खुद उनके वो किया है कि वो गुम हो जाए, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है जी, पर हमने तो पर्ची में लिख के दे दिया। तो पर्ची माफिया को लगाम डालने के लिए जरूरी है कि ज़िला इंतजामिया और स्पेशली जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इसको देखे और तजावजात को ख़त्म करने और पार्किंग मसाइल को हल करने के लिए कोई मौसर इकदाम करने की जरूरत है। इस तरह से बातों में या कागजी कार्रवाइयों की जरूरत नहीं है। फिर बात पार्किंग के साथ ही अगर हम देखें, जैसे आपने ट्रैफिक की बात की है, तो शायद थोड़ा सा सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर हमें वहां पे पूरा दिन वार्डन्स दिखाई दें, लेकिन हमें ट्रैफिक वार्डन भी वहां पे दिखाई नहीं देते हैं, जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं कि हम ड्यूटी पे खड़े हैं, लेकिन पूरा दिन बेहंगम सूरत हाल होती है, गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी होती है। आप कचहरी बाजार की तरफ रुख कर लें तो मुझे लगता है कचहरी बाजार से आपको नरवाला तक जाते जाते जो है ना वो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। इतनी हेक्टिक आपका वो पूरा वो सिनेरियो होता है कि आप जो काम के लिए निकले होते हैं आपका पहले ही मूड खराब हो जाता है। जब मूड पहले खराब होता है तो काम भी कोई जो है ना वो आपका अच्छे तरीके से पाया तकमील तक नहीं पहुंचता है। तो वार्डन्स की भी इसमें हम अगर देखें तो परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं है अरसलान। बिल्कुल बेहतर क्या है, आपको सिर्फ 2 टाइम पर आपको वार्डन दिखाई देंगे, जब वो गाड़ी लेकर आते हैं और बाइक्स उठाकर लेकर जाते हैं ताकि वो अलग से वो कमाई भी हो जाए इनकी। और दूसरा मतलब वो मैं आपको टाइम ही बता देता हूँ, एक जब पीक टाइम होता है तकरीबन 1 बजे के करीब आएंगे, फिर शाम को 7 साढ़े 7 बजे को आएंगे, क्योंकि इस टाइम पर घंटा घर में ज्यादा रश होता है, लोग ज्यादा होते हैं, बाइक ज्यादा खड़ी होती हैं। अच्छा, इनको ख्याल नहीं आता कि यार दिन टाइम भी तो बाइक्स खड़ी होती हैं, दिन टाइम्स भी तो पार्किंग के वही इश्यूज हैं, फिर नहीं उठाने आएंगे। और डेली की बुनियाद पर तकरीबन 300 साढ़े 300 बाइक उठाए जाते हैं। फिर वो जो एक अलग से एक तरीकाकार है कि आप किस तरह बाइक आपने वापस लेनी है, वो भी एक तरीकाकार है। तो वो एक खास और मखसूस तरीकाकार से गुजरकर वो बाइक को फिर वापस लिया जाता है। तो क्यों उठाएं भाई, आप पहले उनको लगाने ना दें उधर। हाँ। अच्छा, जब लगा ही दिया तो फिर पर्ची की फिर क्या हैसियत है, फिर पर्ची और कॉन्ट्रैक्ट की क्या हैसियत है। जब आपने बाइक उठाने ही है तो फिर पर्ची क्यों दी आपने। हाँ। पर्ची भी दी जाती है, फिर उन्हीं के बाइक भी, मतलब हर तरफ से शहरियों को सिर्फ और सिर्फ उनको ये टारगेट किया जाता है, चाहे वो उनकी सामान का हो या उनके अगर ये कानून की खिलाफ वर्जी है तो पहले तो इनको चाहिए कि हाँ पर्ची माफिया पे जो है उसको कंट्रोल करें ताकि पर्ची ना दी जाए। पर्ची के बाद अगर कोई पार्किंग करता है फिर आप बाइक्स उठाएं, फिर आप कहें कि भाई ये जो है ये तो कानून के खिलाफ है चीज, ये नहीं हो सकती। आप सबसे पहले तो पर्ची वालों को उठाए ना। हाँ। उन्होंने पर्ची लेकर यहाँ पर बाइक खड़ी क्यों, अगर ये खिलाफे कानून बाइक खड़ी हुई है तो आप पर्ची वालों को पकड़े ना। अच्छा, उनकी लाइनों में से बाइक उठाई, या तो ये उन्होंने बिल्कुल रोड के दरमियान को बाइक खड़ी करके खुद ही चला गया और कोई पर्ची ना दी हो। और शहरियों की जिम्मेदारी तो नहीं है पार्किंग प्लाजा बनाना, ये तो इंतजामिया की, मैनेजमेंट की है, कोताही है उसमें, या सियासतदानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब शहरियों के पास जगह ही नहीं होगी तो सारी बार उन्होंने अपना कारोबार वहां पे करना, उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है, वो बाइक्स वहीं पे करेंगे। फिर एक बंदा पर्ची दे रहा है, उनसे पैसे भी ले रहा है, पार्किंग के टाइम पे आप पार्किंग भी कर रहे हो और फिर आके आप दिन में उसको 2-2 बार उठा भी रहे हो। हाँ। तो मतलब हर तरह से ये ज्यादती है। हम देखते हैं कि शहरी जो है वो बुरी तरह से परेशानी है। तो वही वाली आर पार वाली सिचुएशन है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, जाए तो जाए कहां। इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे वक्त छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहर फैसलाबाद के 8 बाजारों की बात करें तो बहुत सारे मसाइल हैं। पार्किंग का मसला है, पार्किंग खड़े कर देने के बाद अगर आपके पास प्लाजा नहीं है, आपके पास कोई जगह नहीं है, शहरियों मजबूरी में अगर पर्ची लेकर बाइक पार्क्स कर रहे हैं तो उस पर भी उनके मसाइल हैं। फिर उनकी बाइक्स को उठा लिया जाता है। इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है। तजावुजात बढ़ जाने से दुकानदार कहते हैं जी हमारा कारोबार मान पड़ रहा है, तो अगर मान पड़ रहा है तो क्यों उसके खिलाफ अभी तक जो है वो एक्शन नहीं लिया जा सकता। तजावुजात के अलावा और कौन से दीगर मसाइल हैं, इसी हवाले से हमें बताएंगे इरसलान का। इरसलान, अगर पहले तजावुजात के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हमारी दुकानों के सामने हम देखते हैं कि ठेले और वो चलते हुए स्टॉल्स भी होते हैं, और उसके अलावा भी वहाँ पे पूरा दिन जो है वो किसी न किसी सूरत में हमें दिखाई देते हैं कि आगे पूरी जगह कवर है, बीच में बाइक्स भी खड़ी हैं, जगह मजीद तंग हो गई है, खरीदारों के लिए भी परेशानी, कारोबार करने वालों के लिए भी परेशानी। तो इन मसाइल का क्या हल है और इस पर क्यों संजीदगी से जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा? जैसे पार्किंग का मसला है, दरीना मसला है, वैसे ही ये तजावजात का मसला भी है, ये दोनों लिंक्ड हैं। अब देखें कि इतना बड़ा ये सर्कल है
घंटाघर का, इतना बड़ा कारोबारी हब है। अब वहाँ पर ज़रूरत ही क्या है कि आप उसको मज़ीद आगे एक्सटेंड करें, और आप जो उनके वो ख़ास किस्म की क्रेडियाँ होती हैं वो आगे दुकान के बिल्कुल रोड के मिडल में आ चुकी होती हैं। दुकान ना पता चलता है दुकान कहाँ पर शुरू हो रही है, कहाँ पर ख़त्म हो रही है। और मसला ये है कि दुकान अलग होगी और वो जो एक रेडी लगी होगी, एक वो जिसको हम कहते हैं वो ठेला टाइप लगा होगा, उसका रिलेशन नहीं होगा दुकानदार से। दुकानदार को वो इसके पैसे दे रहा होगा अलग से, दुकानदार को भी, और फिर इसके कारपोरेशन को भी पैसे जा रहे होते हैं। यहाँ पे फिर एक सवाल भी उठता है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि ताजर बिरादरी की डिफरेंट तरह की तंजीमें हैं जो आर्ट बाजारों के निज़ाम को चलाती हैं, तो वो फिर आके इस मसाइल पे क्यों बात करते हैं, इस मसाइल का क्यों वो क्वेश्चन उठाया जाता है कि तजावुज़ात हैं। अगर वो पैसे पे कर रहे हैं फिर उनका हक है कि वो वहाँ पे रहें, और अगर वो पैसे नहीं पे कर रहे हैं तो क्या इस तरह की जितनी तंजीमें हैं वो उनके अंदर इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर नहीं है कि उनको वहां से क्लियर करवा सकें? मैडम देखें, अगर पावर उनके पास होती है, लेकिन जब पैसे जा रहे हैं तो फिर पावर का क्यों इस्तेमाल किया जाए? पैसे जा रहे हैं उनको भी जाते हैं, कारपोरेशन को भी जाते हैं। के बारे में बात करना, अगर आपको एक चीज के मैं पैसे भी दे रही हूँ और फिर आप तीसरे बंदे से जाके कह रहे हैं कि भाई जीनत के मौजूदगी में तो मुझे ये मसला है, तो फिर तो वो ज्यादती है। ज्यादती है। अब उसको कैश, एक तो उसको कैश किया जाता है वहां पर लगवा कर, उससे अलग से पैसे लिए जाते हैं, फिर उससे कारपोरेशन अलग से पैसे लेता है। यहाँ पर मसला ये है कि इस इशू को, ये जो इशू क्रिएट किया जाता है, इसको वैसा आके यहाँ पर तो नहीं बताएंगे ना कि जी हाँ बिल्कुल सब ठीक है और वो हमारा चल रहा है। मतलब गैर कानूनी काम है तो उसको गैर कानूनी जब काम होगा तो उसको वो डिफेंड थोड़ी करेंगे, तो उसके काउंटर नैरेटिव बना के वो यहाँ पर पेश करेंगे। लेकिन असल में होता यही है जो रियलिटी है। अदरवाइज ये मसाइल को इतने बड़े मसाइल नहीं है कि जो हल ना हो सके। अब ये साल से मसाइल चल, मुझे ये बताया आज से 3 साल पहले का आप रिकॉर्ड दिखा ले, क्या तब तजावजात के मसाइल हल नहीं हुए थे? नहीं, वैसे के वैसे थे, जैसे 3 साल पहले थे अब भी वैसे ही हैं और ये ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि मसला ये है, क्योंकि जो मंथली हैं वो जाती हैं, वो नहीं रुक सकती। एक दिन का जो एक दिहाड़ीदार जो एक वहां पर लगाता है, अपना ठेला लगाता है, अपना रेडी लगाता है, वो उसके पैसे देता है, वो ऐसे ही नहीं, उसको तो एंटर नहीं होने देते। ये जितने भी ताजिर बैठे होते हैं, जितनी तंजीमें, अगर वो इनके साथ उनकी बात ना हो तो उसको एंटर ना होने दे। वो अपनी रेडी लेकर घंटा बाजार में, घंटा घर या घंटा घर के किसी भी बाजार में नहीं जा सकता। तो ये तो सिर्फ एक बात है कि जी हम तो चाहते ही नहीं कि तजावजात, हम तो चाहते हैं तजावजात खत्म हो। कैसे खत्म होंगी जब आप उसको सीरियसली लेंगे नहीं? आपके पास मंथलीज आ रही हैं तो कौन चाहेगा कि उसका जो एक अच्छा खासा कोटा लगा हुआ है वो बंद हो जाए? तो ये सिर्फ ये आप यहाँ पर आकर एक किस्म की वो हमें कहते हैं ना कि फगियां दे रहे होते हैं कि जी नहीं हमारे तो मसाइल हैं, इंतजामिया जो है वो सर इस पर कान नहीं धर रही, पुलिस इस हवाले से कुछ नहीं कर रही, मुतलका महकमे कुछ नहीं कर। कैसे करें जब आपकी डील ऑलरेडी हो चुकी है? आप वहां पर जाके अलग बात करते हैं, जब आप एज लीडर बन के जाते हैं ताजरों के उनको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ और कहते हैं बात, और जब आप पर मुसीबत आती है फिर आप और बात करते हैं, फिर आपने बंद कर देना होता है और एहतजाज शुरू कर देने होते हैं। तो ये सिर्फ इनका एक तरीकाकार है कि इश्यू को बनाओ, कैश करो, फिर उसको खुद ही दबा दो। जी ठीक है हमारे मामलात हो गए। वो क्या मामलात? वो यही मामलात होते हैं जी ठीक है, या तो मंथली बढ़ा दी जाती है, या फिर ठीक है चलो 4 दिन के लिए हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे स्टॉल, अपना 4 दिन बाद लगा। फिर यही होता है कि 4 दिन बाद वहीं पर आपको स्टॉल लगा दिखाई देता है। और सबसे ज्यादा जितने जंग बाजार देख लें आप, चिनियोट बाजार देख लें, बवाना बाजार देख लें, कारखाना बाजार देख लें, इन सब बाजारों में आपको दुकानों के आगे स्टॉल्स लगे हुए दिखाई देंगे और वो बिल्कुल गैर कानूनी है। और मुझे अमीरपुर बाजार दिखाई देता है इन सबसे बहुत बेहतर। अगर आप अमीरपुर बाजार की जानिब चले जाएं तो उसके इंटरेस्ट जो है वो आपको खासी खुली रोड आपको मिलती है, चलने में आपको बड़ी आसानी महसूस होती है। वहां मुझे शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन वहां का मुझे लगता है कि बहुत बेहतर है बाकी बाजारों की निस्बत। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हम बड़ी अहम है, वो ये है कि देखिए कि अमीरपुर बाजार में ज्यादा चीजें कौन सी बिकती हैं। अगर तो वैसी बिकती होंगी जो कि दुकान में रखकर ही बेची जा सकती हैं, या उनको बगैर देखे भी लोगों को पता है कि जी हमने वहां पर जाना है और ये अमीनपुर बाजार से ही मिलनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और बाजार में पहले चक्कर लगा के आएगा। अब दूसरे बाजारों में कुछ ऐसी चीजें भी है, जैसे अब सर्दियां हैं तो सीजन है गर्म मलबूसात और स्पेशली सॉक्स हो गई, इस तरह की जो अंडरगारमेंट्स हैं, तो ये सारे के सारे जो है उन्होंने रेडियां जो है लगाई होती हैं और वो दुकानों के सामने लगाई होती हैं। अमीनपुर बाजार अब रिलेट ही किताबों से कर रहा है, रिलेट ही दूसरी चीजों से कर रहा है। हमारी आवाम का पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उधर वैसे भी रश आप कम मिलेगा। यहाँ पे तो ना अरसलान वो वाली जो मिसाल है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वो बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि हमारी इंतजामिया का किरदार बिल्कुल भी इसमें जो है ना वो हमें दिखाई नहीं देता है और रोना बस मसाइल का रोया जाता है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त छोटी सी ब्रेक, अवेल पर राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और फैसलाबाद के घंटा घर के हवाले और इसके इर्द गिर्द के बाजारों के तो मसाइल पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम जो यहाँ पे नुक्ता है जिस पे अगर थोड़ा सा बात करें तो वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है घंटा घर के अगर क्लॉक की बात की जाए तो वो भी कुछ बेहतर हालत में दिखाई नहीं दे रहा है, और उस घड़ी की सुइयां भी जो है वो हमें साल के 12 महीने बंद ही दिखाई देती हैं। उसकी मेंटेनेंस पे कितना काम किया जाता है और वो क्यों बंद है, क्योंकि वो तो जो है फैसलाबाद की पहचान है। सबसे पहले जो है वो हमें किसी भी बाजार से जब इंटर हो जाए तो हमें सबसे पहले घंटा घर दिखाई देता है। क्लॉक टावर की अगर क्लॉक ही खराब है तो ये भी बड़ा ही मुझे लगता है कि ऐसा मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है। उस बिल्डिंग की, उस जगह की, उस स्पॉट की इस तरह की मेंटेनेंस होनी चाहिए कि देखने वालों की आंखों को वो खूबसूरत दिखाई दे, लेकिन उसकी तरफ भी किसी की तवज्जो नहीं है। और इसके पीछे की क्या वजह ये जानेंगे हम अरसलान से कि अरसलान, हम देखते हैं क्लॉक टावर जिसको हम फैसलाबाद की पहचान बोलते हैं, क्लॉक टावर की सुइयां ही जो है वो रुकी पड़ी हैं, तो पूरा बाजार का निजाम कैसे चलेगा? देखिए, हम कहते हैं कि पूरे फैसलाबाद को वक्त दिखाने वाले का अपना वक्त जो है वो खराब चल रहा है, और ये हमने पहले भी इसकी आवाज़ उठाई थी और उसके बाद ज़िले इंतजामिया को भी पता चला कि वक्त चले तो सही, खराब ही भले चले, लेकिन वहाँ पे तो वक्त चलता ही नहीं है। सुइयां हमें बंद ही दिखाई देती हैं, रुक गया है, रुका हुआ है। और ये तकरीबन 3 माह से ये सूरत हाल है और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया कारपोरेशन की जानिब से। ये कारपोरेशन का काम है घंटा घर के जो मामला उसको देखना, स्पेशली क्लॉक को देखना। अब वहाँ पर अभी भी आपको 2:30 बजे होंगे और वो 2:30 जो है वो पिछले कोई 3-4 माह से ही बजे हुए हैं, कोई उसको ठीक नहीं करवाया गया। एक निजी कंपनी है जो कि घंटा घर में बड़ी मशहूर है और बड़ी मारूफ भी है, अब शायद आपने सुना भी होगा उसके बारे में। तो उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आपने जब भी ये खराबी होती है तो आपने ठीक करवाना है, लेकिन वो उनकी जानिब से भी अब जब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से एंटर होती है और मामला देखती है तो फिर वो चीजें जो है वो आपको इस तरह के होने दिखाई देते हैं। बिल्डिंग के पे अगर आप पूरा क्लॉक टावर की बात कर लो, उस पे इतनी तहें जो है वो मट्टी की हैं, उस पे कहीं पे भी उसकी तज़ीनो आराइश पे काम नहीं हो रहा है, उसकी कलरिंग पे नहीं, मतलब कि इतना बुरा हाल है। पूरा बाजार छोड़ दो, अगर आप सिर्फ उस सेंट्रल पॉइंट की बात कर लो ना, तो मुझे लगता है इतनी ज्यादती है उस स्पॉट के साथ जिसकी वजह से पूरे शहर की एक मकबूलियत है। देखिए, पूरा शहर जो है उसकी पहचान है जी घंटा घर। आपका कोई फ्रेंड या आपके कोई अजीज़ व अकारिब जो हैं वो किसी और जगह से आ रहे, सबसे पहले आपने कहाँ पर लेकर जाना है? घंटा घर लेकर जाना है, क्योंकि वो फैसलाबाद की पहचान है। तो फैसलाबाद की पहचान का पहले तो वक्त खराब होगा, वक्त जो है वो रुका होगा। सेकेंडली आपको वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं, और ताला भी मखसूस किस्म को उन्होंने लगाया हुआ है। जंगले इनफैक्ट टूटते जा रहे हैं, जो जंगले उन्होंने लगाए हुए हैं ना हिफाजत के लिए लगाए हुए हैं, दैट्स गुड। उसमें अंदर पौधे भी लगाए हैं, वो भी अच्छी बात है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, लेकिन फुवारा लगाया गया वो भी टूटा हुआ है। और मतलब इतनी स्तमज़रीफी है कि फैसलाबाद की पहचान, उसका वक्त रुका हुआ है, किसी ने ताहाल उस पर गौर ही नहीं किया कि यार उसको ठीक करवा दें या उसको कोई मुतबादल कहीं से कोई इंपोर्ट करवा ले। अगर आपके पास ज़िला इंतजामिया के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है तो फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल शहर है और यहाँ पर आपको बड़े बड़े स्पॉन्सर मिल जाएंगे जो कि आपको ये बाहर से मंगवा के दे के यहाँ पर इंस्टॉल करवा के लगवा कर देंगे। आप पकड़े काम तो करें, एटलीस्ट आपको पहला स्टेप तो लें। आपने वही एक कंपनी को पकड़ा हुआ, जब खराब होता है वो पता नहीं क्या करते हैं, वो ठीक करते हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते वो चलता है, टाइम दिखाता है सही, फिर खराब हो जाता है, फिर ये होता है। अब साल में तकरीबन कुछ 4 दफा तो हमने ये आवाज उठाई है कि भाई ये ठीक करवा लो, ये फैसलाबाद की पहचान है, पूरी दुनिया में फैसलाबाद की पहचान है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। और लोगों को ये बड़ी चीजें, मतलब जो लोग अपने विरसे को, अपनी पहचान को ठीक नहीं रख सकते, उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, वो आम शहरियों की या आम छोटे छोटे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी क्या हिफाजत करेंगे? अब घंटा घर इतनी बड़ी पहचान, वो इस तरह से इन्होंने नजरअंदाज किया हुआ है। अरसलान, हमारे यहाँ जो है ना, हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मसाइल के हवाले से हम बात करते हैं, तनकीद बराए तनकीद की जाती है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो बड़ी एक दुख की बात भी है कि हमारे यहाँ जो है इन मसाइल पे फोकस नहीं किया जाता। अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी टर्न और शहर फैसलाबाद के बाजारों के मसाइल के हवाले से बात करें तो जहां पार्किंग का इशू है, तजावुजात के बहुत ज्यादा मसले हैं, क्लॉक टावर के बारे में अगर बात करें तो उसकी मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मसला है जिससे आपको जानी नुकसान भी हो सकता है और माली नुकसान तो डेफिनेटली होता ही है। और बहुत बार हमने देखा भी है बाजारों में खुली तारों का मसला है, अगर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाती है, बहुत ज्यादा जो है वो लाखों का माल उसमें जलकर राख हो जाता है। तो इंतजामिया को चाहिए कि इस मसले की तरफ संजीदगी से गौर करें, इसे हल करने की तरफ जो है वो आए, क्योंकि जान और माल हर किसी का जरूरी है। कहते हैं कि माली नुकसान पूरा हो जाता है लेकिन जानी नुकसान इस तरह का है जिसे किसी भी कीमत पर पूरा नहीं किया जा सकता। खुली तारों के क्या मसाइल हैं और अब तक इन पर कोई भी संजीदगी से अमल दरामद क्यों नहीं किया गया, इसी हवाले से हम अपडेट करेंगे। अरसलान, हम देखते हैं कि बहुत बार हमने बाजारों में इस तरह के हादसा देखे हैं कि जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है, लाखों का माल तो चलो जो झुलसता है वो तो झुलसता ही है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उसमें जानी नुकसान हो जाए तो उसका कोई भी उसका कितना भी कोई भी आप जो है ना भरपाई नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। लास्ट टाइम जब कारखाना बाजार में आग लगी थी तो वो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी थी। और इसको रोकने के लिए मतलब जब ये बना था घंटाघर और इसके बाजार बने तब भी कोई जो पोल्स लगाए गए थे फेस्को की जानिब से वही लगे हुए हैं, वो अभी तक चेंज नहीं हुए और यहाँ तक लटक रहे। पैदल जा रहे हो तो आपको नहीं पता कि कोई तार आपके माथे में आकर लगेगी, इस हद तक वो नीचे तारें लटकी हुई हैं। और इतना वो कहते हैं जुर्मट टाइप नहीं होता, जैसे वो होता है तारों का जो कि इंतहाई खतरनाक है, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है और होते रहे हैं, होते आए हैं। हर जो भी आता है वो ये इंतजामिया आता है, इंतजामिया को लीड करने के लिए वो ये कहता है कि सबसे पहले हम ये मसाइल हल करेंगे, लेकिन हल नहीं हुए। और फेस्को की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर वो नहीं भी मानते जबरदस्ती कनेक्शन उनके काटे ताजरों के और काट के उनको कहे कि आप नए कनेक्शन लगवाएं और तारें जो है तारों को इस तरह से लटकते नहीं छोड़ा जा सकता। फिर वो जो शटर होते हैं इनके सामने बने होते हैं वो भी लोहे के होते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ऊपर तारें पड़ी होती है और तारें कोई एक आध तार हो तो फिर भी समझ में आती है, इतनी तारें ज्यादा। शटर के साथ हम देखते हैं कि जो अम्ब्रेला बनी हुई है उसका पिलर भी जो है वो पूरे का पूरा स्टील का होता है और बहुत बार जितने भी खरीदार आते हैं उनके साथ बच्चे भी होते हैं, बच्चों को स्पेशली शरारत करने की जो है वो आदत होती है कि वो जब उनको डिफरेंट तरह की चीजें अट्रैक्ट करती हैं तो ये एक मुझे लगता है कि बड़ा रिस्की सिचुएशन हो जाती है कि आप बाजार जा रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर मौसम उस तरह का खराब है या अगर बारिश का मौसम हो गया है या नमी आ गई है तारों में, तो अगर वो करंट आएगा तो उससे जो है वो खरीदार या उसके साथ आए हुए बच्चों को बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बच्चे औरतें ज्यादा जाती हैं बाजारों में, सभी जाते हैं। हाँ, तो ये कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आपने बच्चों की बात की, बच्चों के वाकई ये थोड़ा बहुत होता है कि वो हाथ लगा देते होते किसी भी चीज को, तो आपको नहीं पता जिस तरह से तारों की सूरत हाल है, कोई भी तार कोई कहीं से कोई कट लगा होगा वो लगी होगी और हाथ लगाने की वजह से करंट लग सकता है, जान जा सकती है। तो ये वो मसाइल जो हल होने जरूरी हैं, चाहे वो पार्किंग के मसाइल हो, चाहे वो तजावजात के मसाइल हो और पहचान घंटाघर उसके मसाइल हो, उसकी मेंटेनेंस की बात की जाए, क्लॉक टावर की बात की जाए और क्लॉक टावर का जो क्लॉक है वो नहीं चल रहा। अब यहाँ से अंदाजा लगाए कितनी खैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है कि वो ही नहीं चल रहा। फिर जो आपने अभी मेंशन किया तारों का, तो तारों का मसला सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है छोटे बाजारों में। एक तो बड़े बाजार हैं 8 बाजार, फिर इन बाजारों में भी बाजार हैं, छोटे छोटे गलियां हैं, उन गलियों में इतनी तारें हैं और वो गलियां खचाखच आवाम से भरी होती है। लोग शहरी जो हैं वो जा रहे होते हैं, खरीदारी भी कर रहे होते हैं, क्योंकि मखसूस गलियां हैं वहां से, वैसे रिहाइश के लिए भी लोग जाते हैं। वैसे भी अरसलान अगर देखा जाए वापटा वासा अगर सब मिलकर काम करें तो बहुत ज्यादा मसाइल हैं जिनको कुछ अरसे में हम हल कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और 8 बाजारों के मसाइल का हल बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम अपने हिस्टोरिकल एसेट को जिंदा रखना चाहते हैं, उसकी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वो मसाइल हैं जिन पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खूबसूरत दिखाई देना किसको पसंद नहीं है। खवातीन का बहुत बड़ा कंसर्न ये होता है कि जैसे ही मौसम बदलता है, विंटर स्पेशल आते हैं, तो डिफरेंट तरह के जैसे ही हम एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं अपने आउटफिट्स के साथ, अपने बालों को लेकर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से उसको कैरी करें, उसी तरह से हम चाहते हैं कि हम स्लिम एंड स्मार्ट भी रहें, सब कुछ खाएं भी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, हम उसे बड़े भरपूर तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता उस खाने पीने के चक्कर में हम अपने वेट को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं या एकदम से बहुत सारी चीजें हमें रिएक्ट कर देती हैं जो हमारे चेहरे पे, हमारी स्किन को जो है वो उससे एलर्जी हो जाती है, डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो कितना जरूरी है
मेंटेन करना ताकि आप गॉर्जियस, खूबसूरत और हसीन दिखाई दें और ग्लोइंग स्किन तो सब आप चाहते हो कि बस ना वो जो हाइलाइटर लगा लगा के आप थक जाते हो ना, आप आपका एक ग्लो निकल कर आए, तो वो ग्लो किस तरह से आप ले सकते हो और किस तरह की ट्रीटमेंट जो है आप अपनी स्किन के साथ करवा सकते हो, जिसकी ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम हैं ना आपके पास ऐसे गेस्ट लेके आए हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरह की डाइट आप फॉलो कर सकते हो, जिसको खा के आप इंटरनली अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हो। और अगर आप फिजिकली भी आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि स्किन के बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं, जैसे जैसे एजिंग का मसला है, रिंकल का मसला है, स्किन पर बहुत ज़्यादा स्कार्स आ जाते हैं, तो किस तरह से आप इसे ट्रीट कर सकते हो, इसी हवाले से गुफ्तगू करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, स्पेशली हमारी फीमेल्स के लिए भी। अब तो मेल हजरात भी बहुत ज़्यादा जो है ना, मर्द हजरात, उनको भी बड़ा इंटरेस्ट आता है कि किस तरह से वो अपना ख्याल रख सकते हैं, तो वो भी कहीं नहीं चाहे, उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और तमाम ब्यूटी सीक्रेट्स आप आज आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बड़े एक्सपर्ट हैं और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप खाने पीने के साथ और किस तरह से ट्रीटमेंट के साथ अपने आप को जो है अच्छे से कैरी कर सकते हो। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलाइका शाहद, एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साथ ही साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और रिसर्च ऑथर भी हैं डॉक्टर माहा नसीर। अस्सलाम वालेकुम माहा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। आप थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी लग रही हैं। डॉक्टर इतनी प्यारी हों और फिर भी उनके पास पेशेंट्स जो है वो अपनी सेहत को लेकर ना आए और कंसर्न शो ना करें, मुझे लगता है बड़ी फिक्र की बात है ये तो। ये लोगों को देखना चाहिए कि उनको मंथली या 6 मंथ बेसिस पे अपना चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए टू मेंटेन देयर हेल्थ। बट हमारे यहाँ ये चीज को इग्नोर किया जाता है, बहुत बुरी तरह इग्नोर किया जाता है, जिस पे फोकस करना आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल माहा, तो हम ट्रीटमेंट्स पे आने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम जो हमारी हेल्दी रूटीन में हमें जो हेल्दी डाइट लेनी चाहिए उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से खाते पीते हो तो बहुत ज्यादा बीमारियों से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से आप वैसे ही बच जाते हो। तो डाइट लेना कितना ज्यादा जरूरी है और अच्छी डाइट लेना, बैलेंस डाइट लेना और डॉक्टर को विजिट करना, डाइटिशियन को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये बताइएगा। सबसे पहले बात यहाँ पे यही कर लेंगे कि लोगों को फर्स्टली इंपॉर्टेंस नहीं पता है कि डाइटिशियन को या न्यूट्रिशनिस्ट को क्यों विजिट करना है। एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बन चुका है कि अगर आपको सिर्फ डाइटिंग करनी है, स्पेसिफिकली वेट रिड्यूस करना है, तो आप डाइटिशियन को विजिट करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट है। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये हमारे ही फील्ड से लोगों ने ये चीज का एक कॉन्सेप्ट बना दिया हुआ है। अगर आप हेल्दी हैं और आप हेल्दी ईटिंग की तरफ मजीद जाना चाहते हैं तो आपको डाइटिशियन को या डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। बॉडी रिक्वायरमेंट, टेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स सब कुछ इस बेसिस पे डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी को क्या चाहिए। तो आई थिंक कि एक चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बैलेंस मील लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकें। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने डाइट की बात की है, बहुत सारे लोग इस तरह से जो कहते हैं हम डाइट नहीं कर सकते हैं, हमें सब कुछ खाना पीना भी है, लेकिन हमें जो है वो अपनी बॉडी को भी सेटल रखना है, तो फिर आती हैं हमारे एस्थेटिक्स क्लिनिक, उसमें बड़ा हेल्प आउट करते हैं। तो मलाइका कि आपके पास इस तरह के बहुत सारा पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम खाएंगे पिएंगे सब कुछ, लेकिन हमें अपना जो है वो फेस वो भी स्लिम चाहिए, उसका फैट भी कट करवाना है, जो है वो ग्लोइंग स्किन भी चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या कितना रेशो है इस तरह के पेशेंट्स का? अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि लोग फौरन से सोच कर जाते होते हैं लाइपोसक्शन की तरफ से, और आपको पता है वो बहुत एक बड़ी सर्जरी होती है जिसपे जो है आपको एक सर्जिकल कट्स देके तो फिर आपके जो है वो रिमूव किया जाता है जो भी फैट होता है, लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट्स इतने ज्यादा आ जाते होते हैं कि हम लोग को उनका आइडिया भी नहीं होता। ऑब्वियसली थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आप मलाइका लाइपो सर्जरी को ना थोड़ा आसान वर्ड में अगर ब्रीफ कर दें, ताकि देखने वालों को जिनको इस टर्म का नहीं पता है उनको पता चले कि एक्चुअली ये सर्जरी क्या है, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली ये होती है कि इसमें आप जो है एक प्रॉपर एनेस्थीसिया के अंडर आपकी सर्जिकल कट्स देके तो उसमें से फैट रिमूव किया जाता है आपका, और ऑब्वियसली फिर उसका डाउन टाइम भी होता है, आपको जो है उसके लिए अकॉर्डिंगली मतलब जैसा स्टिचेस होते हैं तो ऑब्वियसली आपको फिर उसकी इतनी एहतियात भी करनी पड़ती है और बहुत एक लंबी सर्जरी होती है। फिर उसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट्स में आता है कि आपका वहां से फैट निकल रहा होता है जहां से आपको आइडिया भी नहीं होता। वो फैट जो डिपॉजिट होना होता है वो थाइज में डिपॉजिट हो रहा होता है, आपके आर्म्स में डिपॉजिट हो रहा होता है, आपके फेस पे हो रहा होता है, तो फिर उसके जो है बहुत एडवर्स इफेक्ट्स
चाहते होते हैं, प्लस ये कि उसका जो एक वो मार्क रह जाता होता है सर्जरी का, तो वो एक फिर एक अलग एक स्टिग्मा होता है और उसके लिए अलग स्ट्रेस और डिप्रेशन हो रहा होता है। तो हमारे अपने शहर में हेल्थ 360 इस तरह के 5 FDA अप्रूव्ड जो है प्रोसीजर्स टॉप नॉच वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें जो है क्रायोलिपोलिसिस, RF और जिस तरह से ड्रिप्स हो गई, वो सब कुछ होता है। तो उससे जो है बहुत नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई पेन नहीं होती, कोई डाउन टाइम नहीं होता। बस ये है कि आपको जरा स्टिक रहना पड़ता है उनके साथ और फिर आपको जो है वो अकॉर्डिंगली हम लोग बता रहे होते हैं। लेकिन इनके साथ भी जो है आपको डाइट का ख्याल तो रखना पड़ता है ना। बात तो फिर वहीं पे आ गई है कि आपको जो है वो डाइट अच्छी कैरी करनी है साथ में। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग पूरा एक पैनल बैठता होता है जिसमें डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होती हैं। तो हम लोग प्रॉपर्ली डिजाइन इस तरह से करते हैं कि वो सब कुछ खा भी लें और जो है उनका वेट भी इस तरह से गेन ना हो। और इन चीज में आपको इंस्टेंटली डिफरेंस मिल रहा होता है कि आप अगर 1 मंथ में क्रायोलिपोलिसिस जिस तरह ले लेते हैं तो उसमें फैट फ्रीजिंग होता है, ठीक है। जब वो फैट फ्रीज होता है तो फिर जो है वो 1 मंथ के अंदर अंदर जो है वो डिफरेंट एक्सक्रीटरी मेथड्स के थ्रू जो वो फैट आपका मेल्ट होकर निकल रहा होता है। तो उसके साथ फिर डॉक्टर साहिबा भी जो है वो देख रही होती हैं, प्लस ये कि प्रोफेसर डॉक्टर्स भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह प्रेगनेंसी के बाद आते हैं तो गायनोकोलॉजिस्ट हमारे पास अवेलेबल होती हैं। बहुत बॉडी डे शेप हो जाती होती है प्रेगनेंसी के बाद लोगों की और फिर इतना ज्यादा फोकस नहीं हो रहा होता। फिर उसके लिए हम लोग हाईफू हो गया, RF हो गया, स्लिमिंग इंजेक्शन हो गए, ड्रिप्स हो गई, RF हो गया, तो ये सब कुछ जो है हम लोग वो अकॉर्डिंगली फैट के हम लोग प्रोवाइड कर रहे जिस होते हैं। तरह से मलाइका बता रही हैं कि स्लिमिंग इंजेक्शन हैं, ड्रिप्स हैं, तो वहाँ आर यू सजेस्टिंग कि पहले आप डाइट को कैरी करने से पहले ही इन ट्रीटमेंट्स पे चले जाओ? यहाँ पेशेंट्स को आप आते हैं आपके पास, जब भी मरीज आते हैं तो आप क्या उनको गाइड करती हैं कि नहीं ये डाइट के जरिए ही हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ लोग बड़े बेसब्र हैं, उनको फॉरन इंस्टेंट्स जो हैं वो रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो उनको लगता है कि अच्छा जो डाइट है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो हम फॉरन से जो है इस तरह से ट्रीटमेंट करवा लें। ट्रीटमेंट के बाद भी तो डाइट को फॉलो करना ही है, तो आप क्या इसमें बेहतर सजेशन क्या देंगी देखने वालों को कि बेहतर चीज क्या है, किस तरह से चलना चाहिए? वेल व्हाट आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव, मैं ये बात करूंगी कि सबसे पहले डाइट तो मैनेज करना ही है। इवन आफ्टर ट्रीटमेंट्स आपको डाइट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी प्रोसीजर करवाते हैं, नो डाउट अगर आप में लैक ऑफ मोटिवेशन है, आपकी ओबेसिटी का लेवल बहुत ज्यादा है, ग्रेड 3 ओबेसिटी पर है, आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो आप में वो एंथुजियाज्म ही नहीं है कि आप उस तरह काम कर सकें, तो आपको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है। तो आई थिंक उस केस में मैं सजेस्ट करूंगी कि ट्रीटमेंट आप साथ लें, लेकिन डाइट मैनेज करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, आप बैक टू द पॉइंट वहीं पे चले जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो उसको मेंटेन करना फॉर मंथ्स इवन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप एक हेल्दी पैटर्न पे चले जाते हैं, बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो आई थिंक जब आप मेंटेन कर लेते हैं तो आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली और जिस तरह से हम अर्ली एज से स्टार्ट करें, क्योंकि एज के साथ साथ डिफरेंट तरह के आपके जो है वो स्किन टाइप होती है, आपका बॉडी डिफरेंट तरह से जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अगर बहुत यंग हमारी जो गर्ल्स हैं उनकी बात करें, लड़कियों की, तो वो डाइटिंग के नाम पे पूरा पूरा दिन भूखी रहती हैं या सिर्फ जूसेस का इंटेक करती हैं और मतलब अजीबो गरीब से खुद से ही सेल्फ जो है ना वो डाइटिशियन अपनी बन जाती हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कितना उनको जो है वो इंटेक करना है, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कौन सी चीज उनको सूट कर रही है, कौन सी चीज जो है वो उनके लिए अच्छी नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल में जो हमारी लड़कियां हैं उनका कितना जरूरी है डाइटिशियन को विजिट करना और डाइट प्लान को जो है अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बात की है कि सबसे पहले ये जो कंडीशन हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि लड़कियां जो खाना पीना छोड़ देती हैं, इसको बेसिकली हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर आपको लगता है कि अगर आप खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे और इस वजह से आपको वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है, आपकी बॉडी जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो प्रॉपर नहीं हो पाते, ऑर्गन्स जो है वो अपनी फंक्शनिंग करना छोड़ जाते हैं, जिस वजह से आपका एपेटाइट कंप्रेस हो जाता है और आपको भूख लगना बंद हो जाती है। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि वो प्रॉपर 6 मंथ्स ट्रीटमेंट आपका चलता है, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, देन वापस हमें जैसे बच्चों में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें करके, जैसे आपको पता होगा डिफरेंट रेसिपीज डेवलप करनी पड़ती हैं, तो हमें एडल्ट्स के केस में भी यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ताकि उनका ईटिंग पैटर्न हम नॉर्मल कर सकें। जब तक आपका ईटिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं होगा आपकी बॉडी सही फंक्शन नहीं करेगी। और वहाँ ईटिंग पैटर्न पे हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हो, किस तरह के आप जो है वो हेल्दी तरीके से जो है वो अपने बैलेंस कर सकते हो, अपने वेट को भी, अपनी लाइफ को भी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ख़वातीन के इंटरेस्ट की आज बात हो रही है। ख़वातीन क्या, आप तो मर्द हज़रात भी अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि किस तरह से वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी डाइट को किस तरह से वो अच्छा रख सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि हम देखते हैं कि अब जिम्स में जाना लोगों ने बड़ा शुरू कर दिया है, तो सिर्फ वर्कआउट करने से कुछ नहीं बनता, बॉडी नहीं बनती, आपको हेल्दी खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ बहुत तरह के डिफरेंट हम देखते हैं, हमें स्किन के इशू हो जाते हैं, हमारा फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरी बॉडी को किस तरह से आप खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से अपने चेहरे को जो है वो आप यंग दिखा सकते हैं। टाइम के साथ साथ जो है वो हम देखते हैं कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है बहुत सारा मसाइल हमें हो जाते हैं स्किन के, तो उनका हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ठीक है, ये आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ डिफरेंट तरह की जो है ना वो सोशली बिहेवियर्स हैं, लोग इस तरह की चीज़ों को बड़ा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपने सिर्फ खुद से प्यार करना है, खुद का ख्याल रखना है, अच्छा हेल्दी खाना आपने खाना है, ताकि आप जो है वो खुद को एक जो है ना वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग दे सकें। और हमारे पास तो बड़ी ही प्यारी सी डॉक्टर्स मौजूद हैं जो मैं बता रही हैं। मतलब बात करें एज ग्रुप की, तो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जितने भी हैं ये किस एज से आप करवा सकते हो, और क्या जितने भी छोटे बच्चियां हैं जिनको हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्किन की हो सकती हैं, क्या आप रिकमेंड करती हो इस तरह की ट्रीटमेंट उनको? अच्छा, ये है कि जिस तरह एक्ने आजकल बहुत कॉमन है टीन एज में बच्चों को, तो फिर उसमें हम सिंपल हाइड्रा फेशियल या मिनिमम जो भी प्रोसीजर्स हैं वो हम दे सकते हैं किसी भी एज ग्रुप में। लेकिन ये है कि उसमें 12 प्लस में हम दे सकते हैं, 15 प्लस में दे सकते हैं, वो बहुत ही मिनिमम रह के दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह बहुत बड़े प्रोसीजर्स हो गए, जैसे इन्वेसिव प्रोसीजर्स हो गए, या इस तरह के प्रोसीजर्स हो गए जिस तरह वेट लॉस वाले हो गए, तो वो हम जरा 18 प्लस में ही रिकमेंड करते होते हैं। जैसे कि आपने एक्ने की बात की, और क्योंकि जारी बात है कि बढ़ती हुई, तो आपने कहा इसमें हाइड्रा फेशियल, हम देखते हैं कि आम सलोन्स पे भी जो है वो आजकल लोग कहते हैं कि ये हमने हाइड्रा फेशियल इंट्रोड्यूस करवा दी, और उसमें डिफरेंट तरह की हम प्रोडक्ट देखते हैं, क्रीम्स का, सीरम्स का, मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये उसी का अल्टरनेट है, या सिर्फ अगर हाइड्रा फेशियल करवाना है तो उसके लिए आपको क्लिनिक पे ही विजिट करना चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि आजकल लोगों में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। हर सैलून वाले ने हाइड्रा फेशियल रखा हुआ है और वो कर रहे हैं, उसमें ब्लीच भी कर रहे हैं। वो आपको पता है कि हर हाइड्रा फेशियल जो है ना अकॉर्डिंग टू द फेस मॉडिफाई करते होते हैं हम लोग। पहले हम लोग एग्जामिन करते होते हैं स्किन को, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कंडीशन है स्किन की, एक्टिव एक्नी है भी या नहीं है, क्योंकि यूजुअली सैलून्स में एक्टिव एक्नी के ऊपर भी जो है वो हाइड्रा फेशियल कर रहे होते हैं, जिससे वो और ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती होती है। दूसरा, वो ब्लीच बीच में यूज़ करते हो, तो हम लोग पहले एग्जामिन करते हैं स्किन को टोटली, फिर उसके बाद हम लोग जो है सजेस्ट करते होते हैं कि अब इसको हाइड्रा चाहिए भी या नहीं चाहिए, या कोई और ट्रीटमेंट चाहिए, सिर्फ केमिकल पील चाहिए। मतलब वो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको जो है फिर हाइड्रा को भी इवन मॉडिफाई कर रहे होते हैं। हाइड्रा का हर स्टेप हर स्किन के ऊपर जो है वो हम नहीं कर सकते होते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह के भी बीच में वो होते हैं स्टेप्स हो गए जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, तो वो हम हर स्किन के ऊपर नहीं कर सकते। और या जिस तरह RF हो गया हाइड्रा फेशियल में, तो वो हम लोग जो है जिस तरह स्किन की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा चबीनेस है या बहुत ज़्यादा सैगी स्किन है, तो उसके ऊपर हम लोग RF ज़्यादा टाइम के लिए दे रहे होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली यही होता है कि हम अकॉर्डिंग टू द स्किन हाइड्रा को भी मॉडिफाई कर रहे होते हैं। और हर स्किन टाइप के लिए हाइड्रा फेशियल है, या उसमें भी मतलब कि डिफरेंट तरह के चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है कि आपकी क्या स्किन पे अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो क्या आप सजेस्ट करती हैं कि वो हाइड्रा फेशियल करवाएं? अच्छा, हाइड्रा हर स्किन के लिए जो है वो सूटेबल होता है, चाहे आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो, चाहे जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन ना हो, तो वो हर स्किन के लिए सूटेबल होता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर आप एक डॉक्टर के सुपरविजन में वो चीज़ करवा रहे हैं, और एक सैलून में बहुत डिफरेंस होता है, हाइजीनिक कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं, तो उस चीज़ को हर चीज़ को देखते हुए हम लोग जो है सजेस्ट यही करना चाहिए कि एक डॉक्टर से, एक प्रोफेशनल से आप जाके जो है हाइड्रा फेशियल कराएं, पहले अपनी स्किन एग्जामिन कराएं, आपको रिक्वायरमेंट है भी उस चीज़ की या नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी प्रोसीजर की तरफ मूव क्योंकि करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपना एक्सटर्नली ट्रीटमेंट तो करवा ही रहे हैं, लेकिन इंटरनली भी आप उतने हेल्दी हैं या नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि टीन एज, हम पहले भी बात कर रहे थे कि बच्चियां जैसे वो अपना डाइटिंग के नाम पे पूरा पूरा दिन कुछ खाती पीती नहीं है, वो क्या होता है कि उसका रिवर्स में आपका ब्रेकआउट्स भी हो रहे होते हैं स्किन पे, ठीक है, डिफरेंट तरह के स्कार्स भी आ जाते हैं, बहुत ही कम उम्र में जो है वो एजिंग के आपको इफेक्ट्स नजर आ रहे थे। तो किस तरह की डाइट जो है, बैलेंस डाइट जो है वो लड़कियां स्पेशली ले सकती हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि वो ग्रोइंग एज है, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मील इस तरह से रखें कि हर चीज़ को एंजॉय भी करें, लेकिन पोर्शन भी कंट्रोल हो आपका।
यहाँ पे जैसे कि अभी हम स्किन की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कॉज है। आपकी स्किन जो टायरिंग लगती है, ग्लोइंग नहीं लगती, तो सबसे पहले आपने अपना वाटर इनटेक बहुत ज्यादा परफेक्ट रखना है, जो कि नॉर्मली हम रेकमेंड करते हैं 8 to 10 ग्लास पर डे। इवन इन द विंटर नॉर्मली होता है कि विंटर में हम पानी पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल प्यास नहीं लग रही, हमें टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो ये इस तरह के जो मिथ्स हैं ये आपको निकालने पड़ेंगे फर्स्टली अपनी लाइफ से। और अगर आपको फिर भी टेस्ट इश्यूज हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं जो कैलोरी फ्री होते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं, या सिंपली आप घर पे नींबू ऐड कर लें, डिटॉक्स वाटर बनाएं। डिटॉक्स के साथ स्किन बहुत अच्छी होती है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं हमारी स्किन के लिए, क्योंकि फ्री रेडिकल स्किन में से रिमूव हो जाते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि अब सर्दियां हैं तो हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, किन्नू है, माल्टा है, मौसमी है, तो आप उसका फ्रेश जूस ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है जूसेस में। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ। फ्रेश जूसेस की आपने बात की, हम देखते हैं कि अक्सर लोग जब डाइट पे जाते हैं तो पूरा पूरा दिन जूसेस ही पीते रहते हैं, क्या वो चीज भी सही है या गलत है? नहीं, फ्रेश जूसेस पे कन्वर्ट करने के बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। सबसे पहले अगर तो आप डायबिटिक हैं या अगर आप ओबीज हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फ्रुक्टोज शुगर हमारे पास मौजूद है। नॉर्मल शुगर का अगर लेवल 100 है तो फ्रुक्टोज का 140 है, तो आप उससे खुद इमेजिन कर लें कि उसका लेवल ज्यादा जाएगा। और लेट्स सपोज कि अगर आप 2 माल्टे ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको कैलोरी भी मिल गई, आपका एपेटाइट भी फुलफिल हो गया, लेकिन अगर वहीं आपने जूस लिया तो उसके अंदर एटलीस्ट 6 पीसेस जाएंगे, तो कैलोरी इनटेक वहीं पे ज्यादा हो गया, शुगर इनटेक भी बढ़ गया, वो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो जाएगा। तो उस लिहाज से तो आई थिंक दिस इज कॉमन सेंस कि आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको होल फ्रूट पे जाना चाहिए या जूसेस पे जाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा होता है कि लोग जो है ना वो फ्रूट का बास्केट सामने रखते हैं और बस बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं और साथ में खाई जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी ज्यादती होती है। अगर हेल्दी फ्रूट्स भी आप ले रहे हो तो वो आपको जहां बेनिफिट देते हैं उसका ओवर ईटिंग करना भी जो है ना वो आपके लिए जो है कहीं ना कहीं फ्लैशबैक हो सकता है। तो आपको जरूर इस चीज को देखना चाहिए कि आप कितना खाएं और किस टाइम पे खाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम इस तरह के गेस्ट बुलाते हैं जिससे आप इंटरनली भी हेल्दी रह सके और एक्सटर्नली जो आपकी ब्यूटी है वो निकल कर आ सके, बहुत इन्हांस हो सके, क्योंकि खूबसूरत दिखाई देना हर किसी को पसंद है और ख़वातीन को तो वैसे ही अल्लाह ताला ने बड़ा हसीन पैदा किया है, तो उनको चाहिए कि वो अपना थोड़ा ख्याल रखें। अपनी फैमिली को जितना वो टाइम देती हैं तो खुद भी उनका हक बनता है कि वो अपने पे भी गौर करें, क्या चीज़ उनको खानी है, किस टाइम पे खाना है, प्रॉपर पोर्शन क्या होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी डाइटिशियन है। प्यारी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल डॉक्टर्स बड़ी प्यारी प्यारी हैं, फिर भी लोग उनको विजिट नहीं करते हैं। महा, ये मैं समझती हूँ पता नहीं क्या ही लोगों में अवेयरनेस की कमी है। तो महा, जैसे मैंने पोर्शन की बात की, जैसे आप पहले डाइट भी बता रहे थे, चार्ट के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो पोर्शन कंट्रोल करना और सही टाइम क्या है खाने का, क्योंकि लोग हम देखते हैं कि बहुत लेट नाइट तक भी खाते हैं, मिड नाइट स्नैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे यहाँ, जिसकी वजह से डाइटिशियन का भी बहुत ज़्यादा मसला आता है। जब आपको चीज़ें हजम नहीं होती हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी सेहत पे दिखाई देती हैं, चाहे फिर आप कुछ भी खा रहे हो उसमें, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है टाइम और पोर्शन? एक्चुअली सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर हम आम अल्फाज में बात करें, ब्रेकफास्ट स्किप करना आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, क्योंकि सुबह सुबह आप जब उठते हैं तो एसिडिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, स्टमक का तेजाबियत बहुत ज़्यादा होती है, हार्टबर्न बहुत ज़्यादा लोगों को फील होता है। तो सबसे पहले आप उठ के एक पानी का ग्लास लाजमी पिएं। अगर आप लेमन वगैरह उसमें ऐड नहीं करना चाहते मत करें, ग्रीन टी नहीं लेना चाहते मत लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे एसिडिटी ज़्यादा भी समटाइम हो जाती है। और एक ये चीज़ है कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, डाइट प्लान्स को, और कि हम मील किस तरह का लें, हम डाइट प्लान किस तरह का फॉलो करें। आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, आपकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्लान लेना है। आपकी टाइमिंग भी उस लिहाज से डिसाइड की जाती है, पोर्शन भी उसी तरह डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर मैं जनरलाइज कॉन्सेप्ट पे बात करूं तो आप मेन मील्स जो हैं वो 3 दफा दिन में लेते हैं, दैट इज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। स्नैकिंग हम ऐड करते हैं, समटाइम लोगों को क्रेविंग्स होती हैं, किसी को आदत होती है, या वैसे भी हम समटाइम ऐड कर देते हैं, जिसके अंदर हम ड्राई नट्स को बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि एज पर एवरीवन नोज कि उसके अंदर ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को इंप्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइबर है उसके अंदर, तो एक वो होल मील बन जाता है स्नैकिंग के लिए। इसके अलावा आप मिल्क शेक ले सकते हैं, लेकिन इन हेल्दी वे कि आप उसकी ब्लाई उतार दें, उसके बाद जो ऑलमोस्ट स्किम मिल्क हमारे पास बचता है आप उसको इस्तेमाल करें, वो स्नैकिंग के अंदर अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मतलब कि आप सब कुछ खा पी सकते हो, लेकिन बात वही आती है कि आपने कंट्रोल पोर्शन करना है। जैसे कि आपने हार्ट पेशेंट की बात की है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने बताया है कि आप डिफरेंट तरह के स्किन के ट्रीटमेंट्स करवा सकती हैं हमारी ऑडियंस, तो उसमें हमारे पास डायबिटिक
पेशेंट्स भी आ जाते हैं, हार्ट के पेशेंट भी आ जाते हैं, तो कौन से लोग हैं जो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और कौन से लोग हैं जिनको ये ट्रीटमेंट्स बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए? अच्छा, ये है कि 18+ से हर एज ग्रुप के लोग करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि हम पहले इन्वेस्टिगेशंस करवाते होते हैं प्रॉपर, उसमें टेस्ट करवाते होते हैं। जिनको कैंसर है उन्होंने हम कर सकते हैं, ओके, या कोई रिसेंट सर्जरी हुई है उनको हम सजेस्ट कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट। बाकी ये है कि हम लोग अकॉर्डिंगली, जिस तरह ड्रिप्स हो गई, स्लिमिंग ड्रिप्स हो गई, स्लिमिंग इंजेक्शन हो गया, उसमें हम लोग पहले RFPs अगर टेस्ट करा रहे होते हैं किडनी लिवर से कि प्रॉपर्ली अगर एक चीज फंक्शनिंग कर रही है तो फिर उसमें कोई साइड इफेक्ट्स का इशू नहीं होता। लेकिन ऑलरेडी अगर आपको कोई अंडरलाइन इशू चल रहा है, कोई डिजीज है, या आप हेल्दी नहीं है, अनफिट हो, तो फिर उसमें ऑब्वियसली कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते होते हैं और उन कंडीशन में हम लोग सजेस्ट आपने स्लिमिंग ड्रिप्स की बात की, तो इसके क्या कोई साइड इफेक्ट भी हैं और क्या ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है या इसके जो बेनिफिट्स हैं वो शॉर्ट टर्म है? अच्छा, ये कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो ये स्टे करते होते हैं रिजल्ट्स, वो लॉन्ग टर्म है। ओके, इसमें ये होता है कि आप जब भी ड्रिप्स लगाने शुरू करते हैं हम लोग हमेशा कॉम्बिनेशन सजेस्ट करते होते हैं। अगर तो क्रायोडियालिसिस चल रहा है तो फिर साथ हम लोग ड्रिप्स देते होते हैं, या अगर साथ हम कैविटेशन कर रहे हैं तब भी हम साथ देते होते हैं। तो इसमें यह है कि कॉम्बिनेशन में अगर ट्रीटमेंट्स चले तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो ऑब्वियसली फिर उसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे आते होते हैं। कुछ लोगों का वेट स्टक हो जाता होता है, बिल्कुल वो डाइट के थ्रू भी उनका जो है वेट रिड्यूस नहीं हो रहा होता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है कि लोग डाइट करते रहते हैं बहुत अरसे तक लेकिन उसका जो उनका फैट है वो वहीं का वहीं रुक जाता है या वेट उनका स्टक हो जाता है, ना तो वो बढ़ रहा होता है ना वो कम हो रहा होता है। किस तरह से आप अपना स्टबन फैट को जो है वो किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आपकी खूबसूरती और आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हम डाइट के हवाले से बात कर रहे हैं। डाइट का फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप सब कुछ खा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फूडी होते हैं जो कहते हैं हम डाइट नहीं कर सकते हैं। तो डाइट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ खाना पीना छोड़ देना है। आप हेल्दी वे में भी अगर अपना लाइफस्टाइल इसको अडॉप्ट करते इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, ना कि इसे 2 माह 3 माह या 6 माह के लिए फॉलो करें और उसके बाद छोड़ दें। क्योंकि लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी होता है कि हमें 1 माह में जो है वो 7 किलो या 10 किलो जो है वो वेट लूज करना है। तो अगर आपको एकदम से आपका वेट बढ़ता है तो ग्रेजुअली आपने खाना भी तो बहुत ज़्यादा खाया है तो उसको कम करते हुए भी थोड़ा टाइम लगता है। तो उसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है? और बहुत ज़्यादा स्टबन फैट का भी सामना हमें करना पड़ता है कि स्टबन फैट रह जाता है, वेट नहीं गिर रहा होता या समटाइम वेट गिर रहा होता है और आपकी फिजिक जो है वो वैसी की वैसी दिखाई देती है। तो इसके पीछे की क्या वजूहत है वो हम जानेंगे डॉक्टर माह से कि माह किस तरह से लोग जो है वो डिफरेंट तरह के सिनेरियो से गुजर रहे होते हैं। एक तो खाने पीने के पोर्शन की जैसे आपने बात की कि वो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर स्टबन फैट की बात करें तो बहुत लोग डाइट भी फॉलो कर रहे होते हैं, वर्कआउट्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो जिद्दी फैट है ना वो उनकी जान छोड़ने को तैयार नहीं छोड़ता। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले वेट स्टक कंडीशन की जो रीज़न हो सकती है कि या तो आप डाइट पैटर्न सही से फॉलो नहीं कर पा रहे, आपको पोर्शन साइज की समझ नहीं आई कि आपने क्वांटिटी कितनी लेनी थी, मील प्रिपेयर किस तरह करना था। और इसके अंदर कुकिंग मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपने वो ग्रिलिंग मेथड यूज़ किया, बेकिंग किया या उसको फ्राई कर लिया, तो उस वजह से केमिस्ट्री फूड की चेंज हो जाती है, जो प्रोटीन है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो आपको कुकिंग मेथड पे फोकस करना पड़ेगा, दूसरा आपको अपना वर्कआउट लाजमी उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि 45 मिनट्स की वॉक हर बंदे को रिकमेंडेड है, उसका जो भी लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री है, एक्टिव है, तो वो चीज़ ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे हम पर्टिकुलर स्टबन फैट की बात करें, अगर आप फैट डाइट्स पे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि 1 महीने में हमें 10 kg रिड्यूस करना है, बहुत ज़्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस नजर आ रहे होते हैं। तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि आपका 10 दिन में 1 महीने में कहीं कुछ नहीं आपको फर्क आएगा। यू नीड पेशेंस एंड मोटिवेशन, ठीक है। आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, आपको ईटिंग पैटर्न शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट यू नीड 25 days टू शिफ्ट वन हैबिट पर्टिकुलरली। लेकिन इसमें बहुत तरह के स्ट्रिक्ट डाइट जो है हमारे डॉक्टर्स भी करवा रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की डाइटिशियंस भी करवा रहे हैं। उसके बड़े हमें जो है ना वो देखने पड़ते हैं अदर कॉजेज भी। हमारे बाल गिरना शुरू कर देते हैं, स्किन जो है वो अजीब सी मुरझाना शुरू कर देती है, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और भी मतलब आपके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो इस तरह की डाइट से तो फिर जो है वो आपको थोड़ा गुरेज करना चाहिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर सजेस्ट कर रहे होते हैं।
जैसे कि सबसे पहले हम डिजर्ट्स बंद कर देते हैं, तो व्हाट आई सजेस्ट कि हर चीज की कहीं ना कहीं जरूरत है, मीठा खाने की भी जरूरत है कि आपका एनर्जी लेवल लो हो जाता है। जैसे कि मूड स्विंग्स की आपने स्पेशली बात की, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए मीठा बहुत अच्छा है। तो उसमें हम क्वांटिटी जरूर देखते हैं और वो डिजर्ट बना कैसे है। हेल्दी डिजर्ट्स की ऑप्शन है, रेसिपीज अवेलेबल हैं, आप कस्टमाइज जब प्लान लेते हैं उसके अंदर रेसिपी डेवलप करके देना भी डाइटिशियन का काम है। नॉर्मली मुझे जो लगता है डाइटिशियंस रिसर्च वर्क नहीं करते, आपको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट की केमिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि ये बनेगा किस तरह, बॉडी में जाके क्या करेगा, ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन पढ़ना पड़ेगा। आपने जो बेसिक चीजें पढ़ ली हैं सैलेड की, आप बस उन्हीं पे स्टक हैं। तो यहीं पे हम डिफरेंस लेके आ रहे हैं कि मतलब हेल्थ 360 इन सारी चीजों को फोकस करता है। हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं वो इन चीजों को देखते हैं, पैरामीटर्स को, कि आपकी हेल्थ किस तरह बेहतर बनानी है। कि आपने तो वो नॉर्म्स देख लिए कि मुझे वेट रिड्यूस चाहिए, मुझे स्लिम दिखना है, लेकिन आपकी हेल्थ भी तो एक मेन कंसर्न है कि आपको एक्टिव दिखना है, हेल्दी दिखना है। तो आई थिंक ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और मलाइका, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जैसे हेल्थ 360 की बात की है महा ने, तो आपके सर्विसेज में और डिफरेंट जो दूसरी तरह की एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं उनकी सर्विसेज में क्या डिफरेंट है और कौन सी ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं जो सिर्फ आप ही के पास में मिलेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो बात आती है कि हम लोग जितने भी प्रोसीजर्स कर रहे हैं वो सब के सब FDA अप्रूव्ड है और सब डॉक्टर्स के सुपरविजन में होता है। अच्छा, दूसरे एस्थेटिक क्लिनिक्स में समटाइम्स ये भी देखने को मिलता है कि वो FSC पास वो उन्होंने हायर किए हुए होते हैं और वो आपके जो है ये ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं। सही है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर से लेके हर एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। सही है, उनके सुपरविजन में हर चीज़ हो रही होती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। सही है, आपके पास यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, यहाँ पे डाइटिशियंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं। मतलब इट्स लाइक अ पोली क्लिनिक। यहाँ पे हर आपकी जो भी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे अंडर वन रूफ आपको सब कुछ मिल रहा होता है। प्लस ये कि कोई भी इस तरह का प्रोसीजर हम लोग जब कर रहे होता है तो पूरा प्रॉपर एक पैनल होता है डॉक्टर्स का जिसमें अकॉर्डिंगली हर कोई इन्वॉल्व हो रहा होता है। गायनोकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हो रही होती है। एक्ने की बात अगर आती है तो उसमें हार्मोनल इश्यूज भी आते हैं, तो गायनोकोलॉजिस्ट हमारे पास अवेलेबल होती है। दोनों मिलकर उस चीज को डील कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने बात की है, तो इसमें जितनी भी हमारी हामला खवातीन हैं, प्रेगनेंसी के दौरान उनको बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा उनके ट्रीटमेंट भी चल रहे होते हैं, तो आप उनको सजेस्ट करती हैं कि इस तरह की कंडीशन में जो है वो किसी भी तरह का स्किन ट्रीटमेंट करवाएं? प्रेगनेंसी में हम लोग जो है अवॉइड करते हैं कोई भी प्रोसीजर करवाना। हाइड्रोफेशियल जिस तरह बेसिक है वो आप करवा सकते होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सजेस्ट नहीं करते होते कि आप कोई भी इस तरह का प्रोसीजर प्रेगनेंसी में करवाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है फिर अल्टीमेट बात ये आती होती है कि हाँ मैंने वो हाइड्रोफेशियल कराया था, हालांकि उसका कुछ है भी नहीं साइड इफेक्ट। ऑब्वियसली उसमें स्किन के लेयर्स तक ही रहना होता है आपके, और जो है उसका कोई एसिड साइड इफेक्ट नहीं आता होता। लेकिन फिर हम प्रेगनेंसी के बाद यूजुअली ये सजेस्ट कर रहे होते हैं। और प्रेगनेंसी की आपने बात की, तो प्रेगनेंसी के बाद बहुत बॉडी डी शेप हो जाती होती है, लोगों की बॉडी कंटूरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम पे, और लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती होती हैं। इसके बाद जो है कि अब वेट गेन हो गया, बॉडी डी शेप होगी, अब क्या करें? तो उसके लिए हेल्थ 360 इस तरह की एक वो है आपके लिए प्लेटफॉर्म, जो आपको जो है गायनोकोलॉजिस्ट भी वहां पे दे रहे हैं, आपको वो सारे इस तरह के FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं जो कि टॉप नॉच हैं, जो कि फैसलाबाद में और कहीं पे अवेलेबल नहीं है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ, जिसमें हाइफू भी आ गया आपकी बॉडी कंटूरिंग के लिए, इसमें क्रायोलिपोलाइसिस भी आ गया, इसमें ड्रिप्स भी आ गई। मतलब हर चीज को अकॉर्डिंगली हम लोग फिर जो है उनके लिए मॉडिफाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और ये सेशंस की अगर बात करें तो ये कितने सेशंस होते हैं इसमें, मिनिमम और मैक्सिमम? अच्छा, सेशंस का ये है कि हम अकॉर्डिंगली गाइड कर देते हैं। मिनिमम 3 सेशंस तो रिक्वायर्ड होते ही होते हैं, लेकिन वो ये है कि आपके फैट पे डिपेंड कर रहा होता है कि फैट स्टबन है या किस तरह का फैट है, या आपकी जो है वेट कितना ज्यादा है, आपकी वो इंचेस में कितना ज्यादा डिफरेंस। तो हम लोग एक चीज पूरी प्रॉपर एग्जामिन करके उसके अकॉर्डिंगली सेशंस पर बिल्कुल सही। जिस तरह से मलाइका ने बात की है वहाँ के डिफरेंट तरह के सिनेरियो होते हैं आपकी हेल्थ को लेकर, तो जिस तरह से डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन है हमारे पास, तो अब तो विंटर का सीजन भी है, तो उनको किस तरह की डाइट जो है उसको फॉलो करना चाहिए और कौन सी सीजनल चीजें जो उनके लिए बहुत अच्छी हैं? जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट मील्स नहीं लेने चाहिए। कैलोरी आपको कंट्रोल नहीं करनी है, आपको पोर्शन कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि देयर इज अ डेवलपमेंट एंड अदर फीटस, राइट? तो उसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने हैं, आपको डेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आपकी नहीं तो बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आफ्टर डिलीवरी आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगी, आपकी बोन्स जो है वो फ्रेजाइल हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जेस्टेशनल डायबिटीज एक टर्म होती है, हम यूज करते हैं कि आपको डायबिटीज का केस बाद में नजर आता है। इसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी बोन्स वीक हो गई हैं। तो कैल्शियम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, विटामिन डी की मिकदार
सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको कंसल्ट करके ही लेना है, पर्सनली तो आप नहीं उस चीज पे जा सकते। वही बात आ जाती है कि यही एक डिफरेंस है हमारे क्लिनिक का और बाकी क्लिनिक्स का, कि हम आपकी हेल्थ फोकस कर रहे हैं और बाकी शायद आपको सिर्फ रिजल्ट देने पे फोकस कर रहे हैं कि आइदर यू वांट अ रिजल्ट, हम जैसे भी आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे, बट द मेन कॉन्सेप्ट इज कि हम आपकी हेल्थ किस तरह बेहतर बनाएंगे। आइदर यू आर काउंटर विद एनी काइंड ऑफ डिजीज, आपको कोई प्रॉब्लम है या आप वैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल ले रहे हैं तो आपको उसको मजीद नरिश करना है, तो आई थिंक वी कैन सजेस्ट यू बेटर। बिल्कुल। और इस चीज़ में मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कैल्शियम की आपने बात की, डिफरेंट तरह की जो है वो टैबलेट्स दी जाती हैं मल्टीविटामिन्स की और कैल्शियम की, कहते हैं टैबलेट ले लो। तो आप क्या समझती हैं कि वो टैबलेट्स लेना टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो नेसेसरी है, वो बेनिफिशियल है लोगों के लिए या नहीं? वेल आई थिंक सबसे पहले इसमें बात आ जाती है कि आपको एवरी मंथ 6 मंथ आपको अपने टेस्ट करवाने चाहिए कि आइदर यू नीड दैट विटामिन और न्यूट्रिएंट और नॉट। अगर आपको ऑलरेडी उसकी मिकदार ठीक है आपकी बॉडी में, तो वो तो आपको हाइपरटॉक्सिसिटी कर देगा उस चीज़ की, और उसके भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आएंगे। जैसे कि आपने अभी कैल्शियम की बात की, कैल्शियम की टैबलेट लेना बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे इधर कल्चर में, तो उसके साथ क्या होता है कि आपको किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। अच्छा। तो वो फिर आपको प्रॉब्लम, एक और आप डिजीज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको उसके लिए सेपरेट ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो आई थिंक कि इससे बेहतर है कि पहले ही डिस्कशन कर लें, कंसल्ट कर लें, अपनी हेल्थ का एनालिसिस करवा लें कि आपको कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत है, कौन सा लेना है, कौन सा। और जो मल्टीविटामिन्स की बात हो रही है उसमें भी ये चीज़ है कि आजकल स्पेशली यंग एज टीनेजर जो है वो फॉरन से मल्टीविटामिन्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। दे आर नॉट इन द राइट एज, आपकी एज नहीं है कि आप मल्टीविटामिन्स पे जाएं, यू नीड अ हेल्दी डाइट पैटर्न। तो आई थिंक फर्स्टली हेल्दी डाइट पैटर्न इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे जियाट्रिक एज की बात करें, मतलब हमारे पास 50 प्लस जो है 60 प्लस हैं, उनको मल्टीविटामिन्स की जरूरत है क्योंकि उनकी बॉडी में उतनी अब ताकत नहीं है कि वो आपको जो है चीजें बेहतर हो सके, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके लिए आपको डॉक्टर की जरूरत है और डॉक्टर के पास जाना और रेगुलर बेसिस पे जो है चेकअप करवाना भी बहुत जरूरी है। क्या मर्द हजरात भी उतना ही अपनी सेहत को और अपनी ब्यूटी को लेकर कॉन्शियस है? इस हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खूबसूरत दिखाई देना जितना खवातीन को पसंद है, आजकल हमारे मर्द हजरात भी उतना ही ज़्यादा अपनी ब्यूटी को लेके कॉन्शियस हो गया है। अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फिजिकली जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करते हो और किसी भी जगह जब आप जाते हो तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। अगर आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके लिए खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपना ख्याल रखें, अपने आप पे सर्व करें और फिजिकली और इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से अपना ख्याल रखें। तो मलाइका, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारी खवातीन जितनी ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी ब्यूटी को लेकर, क्या हमारे मर्द हजरात भी अब उतना ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस बारे में? बिल्कुल, आजकल तो 50-50 की रेशो बिल्कुल जा रही है कि जितना लेडीज हमारी कॉन्शियस हैं, जितना गर्ल्स हमारी कॉन्शियस है, उतना आजकल की जो है लड़के भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। इवन अगर आप 30 प्लस में भी चले जाते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा सही है, अब उन लोगों को वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते अपने स्किन से रिलेटेड या कुछ भी, लेकिन आजकल जो रेशो जा रही है वो बिल्कुल इक्वल जा रही है। हर एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, हर एज ग्रुप का जो है वो बिल्कुल सेम रेशो जा रही है। तो मतलब मर्द हजरात भी बहुत एक चीज और भी हमने बड़ा देखी है कि मर्द हजरात को पूरी बॉडी पे फैट नहीं होता, उनकी तोंद निकल आती है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है और उसके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट्स हैं जो आप करते हो? बिल्कुल, इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं डिफरेंट, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि 5 ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो हम अकॉर्डिंगली देखते होते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है इनको, और जो है साथ हम लोग स्लिमिंग ड्रिप्स भी देते होते हैं उनको साथ। यूजुअली जो होता है 30 प्लस में जिस तरह से चले जाते हैं, पेट होता है सिर्फ, वो स्टबन फैट हो जाता होता है, उसके लिए हम लोग जो है क्रायोलिप्लाइसिस जो है सजेस्ट करते होते हैं, साथ में हम लोग जो ड्रिप्स होती हैं उनको सजेस्ट करते होते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन में हम लोग उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक मुझे और जो डाउट है अभी एकदम से ख्याल आया, मैंने कहा वो भी जाते जाते पूछ ले कि ये सिर्फ क्या स्किन से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं या इसमें हेयर ट्रीटमेंट्स भी ऐड होते हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें हेयर ट्रीटमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो है डिफरेंट थेरेपीज होगी, मीजोथेरेपीज होगी, पीआरपी हो गया। इसमें हम हर चीज को टारगेट कर रहे होते हैं। आपके हैंड्स हो गए, आपके फीट हो गए, आपका फेस हो गया, आपके हेयर हो गए, स्किन रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं, जितनी डिजीजेज होती हैं, हम उन सबको ट्रीट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वहाँ अगर मर्द हजरात की बात करें, उनके डाइट का बहुत ज्यादा जो है ना वो उनकी लाइफ में बड़ा एक अहम रोल होता है, तो सारी बात उन्होंने
फौरन घर से बाहर जाना है, पूरे दिन की रूटीन बड़ी हैक्टिक रहती है, तो उसमें बड़ा ओवर ईटिंग हम करते हैं। क्या सिर्फ ओवर ईटिंग ही एक वजह है उनकी पेट का भर जाना, या जिस्म के डिफरेंट हिस्से पर कुछ लोग हम देखते हैं बाकी सारे स्लिम है लेकिन उनके नेक पे बहुत ज्यादा फैट आ जाता है, तो ये फैट का आ जाना सिर्फ ओवर ईटिंग इसके पीछे वजह है या इसकी कोई और भी जो है वो रीजंस हैं? इसके और भी रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ओवर ईटिंग को हम फर्स्टली कंसिडर करेंगे ही, क्योंकि एक तो बाहर आप जब खा रहे हैं तो वो हाई फैट डेंस फूड होता है, उसके अंदर मसाले बहुत ज्यादा होते हैं, फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और वो हेल्दी फैट नहीं होता। वो नॉर्मली घी वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इवन यूज्ड होता है, बहुत ज्यादा दफा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसी के अंदर फ्राइंग हो रही होती है। और इसके साथ साथ जैसे कि पहले बात हुई, हार्मोनल इश्यूज मेल में भी होते हैं, जिस वजह से आपको फैट गेन का वो एक मसला नजर आ रहा होता है। इसके साथ साथ स्ट्रेस एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। समटाइम ये होता है कि आप खा ठीक रहे हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी भी है, लेकिन आपका जो स्ट्रेस एलिमेंट है वो आपके फैट को बढ़ा रहा है। तो आई थिंक कि स्ट्रेस सबसे पहले कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए डिफरेंट मेडिटेशन थेरेपीज हो सकती हैं, डिफरेंट ऐसे फूड्स हैं जो आपको कामिंग इफेक्ट देते हैं, जैसे कि कैमोमाइल टी में बहुत ज्यादा सजेस्ट करती हूँ, या लेवेंडर जो टी है वो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देती है आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। और इसके अलावा नॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे बात हो रही थी कि मर्दों के पेट निकल आते हैं, तो बेसिकली वो विज़रल फैट इसलिए डेवलप होता है कि उनकी जो ओवर ईटिंग थी वो सिर्फ एक बॉडी पार्ट पे टारगेट हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं था, वॉक नहीं था, वर्कआउट नहीं था, और सारा दिन जब आप सिटिंग करते हैं फॉर स्ट्रेट 10 आवर्स 8 आवर्स, तो फैट डिपॉजिट होने के लिए उसको सेफ प्लेस चाहिए। हम भी अपना सेफ प्लेस देखते हैं, तो वो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म कुछ इस तरह है कि उसको सेफ प्लेस लगेगा, वो वहां डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक इसके लिए एक मेंटेन डाइट लेना और फिजिकल एक्टिविटी इंकॉर्पोरेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था कि 40 to 45 मिनट्स की आपको वॉक तो एटलीस्ट दिन में एक बार जरूर लेनी चाहिए अपने खाने पीने के साथ। और साथ में आपने हार्मोन्स की बात की कि मर्द हजरात में भी होते हैं, खवातीन में भी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो टीन एज बच्चियां हैं उनमें बहुत ज्यादा पीसीओएस का आजकल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है मसला। तो इसके पीछे की क्या वजह है कि सिर्फ हमारा अगर हम अपना डाइट को बैलेंस कर लें तो क्या इस जो हमारा पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है उसको हम क्योर कर सकते हैं? बहुत हद तक इससे इफेक्ट आता है। इसके साथ साथ आपको हार्मोनल थेरेपीज भी चाहिए होती है, मेडिकेशन भी चाहिए होता है। फूड इस तरह इम्पैक्ट करता है कि अगर आप लीन है, अंडरवेट हैं, तो जहां पे देखें फैट की जरूरत है वहां पे है, हम बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते फैट से। तो अगर आप बिल्कुल अंडरवेट हैं तो भी आपकी बॉडी के ऊपर गलत इफेक्ट आएगा, अगर आप ओवरवेट हैं तो भी इफेक्ट बुरा आएगा। तो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बनती है वो दोनों केसेस में बन जाती है कि वहां पे फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही। इसके साथ साथ थायराइड हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जो मेनली डिफाइन करते हैं लड़कियों में जो फेशियल हेयर्स आ जाते हैं और उनकी जो आवाज भारी होने लग जाती है। तो बेसिकली पीसीओएस के ही सिम्टम्स हैं। तो इनको रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम वॉक जरूर सजेस्ट करते हैं उनको। और फीमेल में जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज्यादा टू लुक गुड, ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस एलिमेंट बन चुका है। तो बेसिकली अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। दैट व्हाट आई कैन सजेस्ट। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरह से पीसीओएस की वजह से आपने कहा कि फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो मलाइका लोग जो है वो वैक्सिंग की तरफ, थ्रेडिंग की तरफ जाते हैं, तो लेजर क्या इसका एक सेफेस्ट ऑप्शन है? बिल्कुल, लेजर बिल्कुल एक सेफेस्ट ऑप्शन है। लोग समझते हैं कि इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं या आपकी स्किन को कैंसर हो जाता है या इस तरह की केसेस आती है। बहुत मिथ्स हैं लोगों के, जबकि इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता होता, बल्कि बिल्कुल सेफेस्ट प्रोसीजर है। आप वैक्सिंग की तरफ स्विच करते हो या थ्रेडिंग की तरफ स्विच करते हो, उससे आपकी सेगिनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, आपकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है, डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन वैक्सिंग की वजह से बर्न हो जाता होता है। तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस बहुत आती होती है, प्लस ये कि उससे ग्रोथ मिनिमाइज नहीं हो रही होती। जबकि लेजर से बहुत कंप्लीट हेयर रिडक्शन आ जाती होती है आप अगर उसके कंटिन्यूसली सेशंस लेते रहें। और शुरू में हम लोग जो है सजेस्ट कर रहे होते हैं 2 to 2 वीक्स के बाद उसके सेशन, उससे बहुत हद तक मिनिमम जो है वो बाल आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि पैचेस में आ रहे होते हैं बाल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जरूरी ये है कि आप जो हेल्थी नजर आउट। आपका बहुत शुक्रिया मलाइका, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और डॉक्टर महा, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और जितने भी देखने वाले हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम जितने भी गेस्ट को बुलाएं उससे आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इजाफा होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जो है ना चीजें टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं, उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स आप कैसे ले सकते हैं वो आप तक पहुंचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेर आसानियां पैदा करे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।